गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात कर रहे हैं संसद के बारे में। ऐसे तो अपन कंटिन्यू संसद के बारे में ही बात कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद में आते हैं, लेकिन आज मैं राज्यसभा के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। अनुच्छेद 79 में संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा तीनों को बताया गया है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना हो सकता है। राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं, वो उसका समापन करते हैं। राज्यसभा जो कि उच्च सदन के रूप में जानी जाती है, दुनिया के उच्च सदनों में राज्यसभा की स्थिति बीच की है, या ये कह सकते हैं काफ़ी ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन अमेरिका की सीनेट मानी जाती है तथा सबसे कमज़ोर उच्च सदन ब्रिटेन की लॉर्ड सभा को माना जाता है। भारत की राज्यसभा इन दोनों के बीच की स्थिति के अंदर है। इस प्रकार की स्थिति राज्यसभा के इस परिप्रेक्ष्य के अंदर कही जा सकती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीनेट इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा की गई कोई भी नियुक्ति, युद्ध की घोषणा, संधि या समझौता तब तक मान्य नहीं होती जब तक कि सीनेट उसको अनुमति प्रदान नहीं करती थी। आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रसंघ के निर्माण में सर्वाधिक योगदान अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन का था, लेकिन अमेरिका ही राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि सीनेट ने अनुमति प्रदान नहीं की थी। एक तरह से जो पूर्व सीनेटर होता है वही अमेरिका का राष्ट्रपति ज़्यादातर देखा गया है। और सीनेट एक तरह से ये कि 50 राज्य हैं, एक राज्य से सिर्फ 2 ही प्रतिनिधि चुन के आते हैं। और इस तरह से एक ऐसी स्थिति के अंदर है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति में, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव की स्थिति सीनेट के अंदर है। वहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लॉर्ड सभा के परिप्रेक्ष्य में कि 1083 के करीब संख्या होने के बावजूद भी लॉर्ड सभा की गणपूर्ति संख्या सिर्फ 3 है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 3 लोग आ जाएं तो ये मान लिया जाएगा कि पूरी लॉर्ड सभा आ गई है और मीटिंग हो सकती है। इससे ये पता चल सकता है कि कितनी कमज़ोर स्थिति के अंदर है कि 3 लोग भी नहीं आते, ज़बरदस्ती बुला के लाना पड़ता है कि साहब आ जाए, चलो कोई काम करना है वो करके आ जाएं, क्योंकि उनके पास में किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए लॉर्ड सभा की स्थिति इतनी कमज़ोर स्थिति के अंदर है। जहाँ तक राज्यसभा का प्रश्न है, राज्यसभा इन दोनों के बीच की स्थिति के अंदर है। और राज्यसभा अपने आप के अंदर न तो उतनी ज़्यादा कमज़ोर है जितनी लॉर्ड सभा, और न ही उतनी शक्तिशाली है जितनी कि मुख्य रूप से हमने सीनेट के बारे में बात की। अगर अपन आगे चलें तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निश्चित की गई है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों से तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। संघीय क्षेत्रों में दिल्ली व पांडिचेरी ही ऐसे संघीय क्षेत्र हैं जहां से इसके अंदर प्रतिनिधित्व है, क्योंकि इन 2 स्थानों पर विधानसभाएं हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि से संबंधित होते हैं। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के यहाँ से जिनके नाम जाते हैं राष्ट्रपति उन्हीं को मनोनीत कर देते हैं। इस प्रकार की सामान्यतः स्थितियां हैं। 238 निर्वाचित सीटों को सभी राज्यों में बांटा गया है और प्रत्येक राज्य को कम से कम 1 सीट अवश्य मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसीलिए जैसे सिक्किम के अंदर व नागालैंड में 1-1 सीट है, वहीं सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर 31 सीटें मिली हुई हैं। इस प्रकार की स्थितियां रखी गई है। राजस्थान को 10 सीट मिली है। साथ ही ये भी कहा गया है कि संसद अपने कानून से किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र को भी सीट दे सकती है। इसलिए 1 सीट पांडिचेरी को व 3 सीटें दिल्ली को दी गई है। इस समय राज्यसभा में 233 निर्वाचित सीटें हैं। इस प्रकार की स्थिति है। अगर आगे चलें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन के रूप में है, अर्थात राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का निश्चित किया गया है। प्रति 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। साथ ही ये व्यवस्था की गई कि पुराने सदस्य भी निर्वाचित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 6 साल तक रह लिया वो पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता, वो सदस्य पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। राज्यसभा का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जिन योग्यताओं का होना आवश्यक है उसमें यह है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा लाभ के पद पे न हो। इस प्रकार की स्थिति राज्यसभा के निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में की गई है। साथ ही संसद के कानून की अन्य शर्तें भी पूरी करता हो, जैसे किसी न्यायालय में उसे पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, या उसे केस में 2 साल की सजा नहीं दी गई हो जिसमें वो जेल गया हो। इस प्रकार की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने उसे वोट देने से अयोग्य घोषित न कर रखा हो। इस प्रकार की कुछ चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।
एक बात और कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, लेकिन वे राष्ट्रपति को हटाने यानी उसके महाभियोग के अंदर वे भाग ले सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति इसके अंदर है। राज्यसभा का एक वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन होना आवश्यक है, जिसमें ये व्यवस्था की गई है प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि व दूसरे अधिवेशन के प्रथम तिथि के बीच में 6 महीने से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति है। राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 निश्चित किया गया है। राज्यसभा का सभापति सदैव भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया जब उपराष्ट्रपति के संबंध के अंदर मैंने आपसे बात की थी। राज्यसभा की 2 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं है। आर्टिकल 249 इसमें कहा गया है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। ये अधिकार एक बारी में 1 वर्ष के लिए मिलता है। ये अपने आप के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब हम केंद्र राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो जब ये कहते हैं कि साहब ना केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं, संवर्धित सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन इस आर्टिकल के अंतर्गत यानी कि आर्टिकल 249 के अंतर्गत अगर संसद चाहे यानी कि राज्यसभा चाहे तो अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने की शक्ति अपने हाथ में ले सकती है। और दूसरा अनुच्छेद 312 इसके अंदर कहा गया है कि राज्यसभा अपने बहुमत से कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। यानी कि अगर कोई भी ऑल इंडिया सर्विस नई इंट्रोड्यूस करनी है तो उसका दायित्व राज्यसभा के पास है और वो अपने बहुमत से एक तरह से अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रकार की व्यवस्था कर सकती है। और एक चीज और जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा के द्वारा ही पारित किया जाएगा, उसके बाद ही लोकसभा में आएगा, तभी ही उपराष्ट्रपति के खिलाफ की स्थितियां हो सकती हैं। अगर राज्यसभा उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लेकर नहीं आती है तो लोकसभा से ये प्रारंभ नहीं होता है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल करेंगे। थैंक यू सो मच।